हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर TGT, PGT, HTET हिंदी विषय से इसकी तैयारी करवा रहे हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारी रहेगी क्लास नंबर 3। तो सबसे पहले मैंने क्लास नंबर 1 डाली थी, उस पर 1 तो नहीं लिखा था, लेकिन मैंने TGT का अलग से सिलेबस डिटेल से समझाया है, एग्ज़ाम को क्रैक करने की रणनीति बताई है कि NCERT को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, हिंदी साहित्य को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख ले। उसके बाद क्लास नंबर 1 के अंतर्गत हमने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ाया। दूसरी वीडियो हमने हिंदी और उसकी बोलियों का सामान्य परिचय डाला। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। तो ये टॉपिक आपको अधिकतर बुक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो TGT HTET वाले कैंडिडेट ये ना समझें कि ये वीडियो हमारे लिए नहीं है। तो ये वीडियो TGT, PGT, HTET असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए भी ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो थोड़ा सा ये जब आप देखेंगे तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगी। थोड़ा सा दिखने में टॉपिक ऐसा लगता है कि ये पद्धतियाँ क्या चीज़ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस में ही दिखाया है और क्लास नंबर 3 है आज हमारी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो इसमें थोड़ी सी क्वालिटी जो है कंटेंट की थोड़ी सी पता नहीं कैसी आई है, ये आप देख लेना भाई। अब थोड़ा सा इतना तो हो ही जाता है, तुम लोग भी इसे एडजस्ट करना। और साहित्य इतिहास लेखन पद्धति हम यहाँ पर पढ़ेंगे। साहित्य इतिहास लेखन पद्धति जो आपके यहाँ पर दी गई है वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पद्धति का मतलब आप क्या समझते हैं? पद्धति का मतलब ये है साहित्य इतिहास। देखो, हर चीज़ का एक इतिहास होता है। जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप आदिकाल से यानी कि एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से हिंदी साहित्य इतिहास यानी कि हिंदी के अंतर्गत अपभ्रंश से लेकर या उससे पहले से लेकर जितनी आज तक रचनाएं लिखी गई, आधुनिक काल तक जो रचनाएं लिखी गई, उन रचनाएं ये इतर बितर इधर उधर पड़ी हुई थी। तो इन रचनाओं को संकलित करने का काम क्या कहलाता है? साहित्य इतिहास लेखन कहलाता है। तो साहित्य इतिहास लेखन लिखा, और ये अनेक विद्वानों ने अलग अलग नाम से साहित्य इतिहास लेखन लिखा। जैसे कि कई सारी रचनाएं हैं, उन सबको एक जगह पर इकट्ठा करना। जैसे कि किसी ने तो किया कि काल के हिसाब से, किसी ने किया वर्ण के हिसाब से, तो ये चीज़ किसी ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। तो इसका मतलब ये है कि काल कर्मानुसार, जैसे कि किसी विद्वान ने हिंदी साहित्य का इतिहास काल क्रम से लिखा, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी कवि थे उस समय तक, उन सबको इकट्ठा करके उन्होंने समय के दृष्टिकोण से विभाजित कर दिया कि आदिकाल में 1050 से लेकर 1375 तक कौन से कवि आए, फिर 1375 से 1700 ईस्वी तक कौन से कवि आए। तो ये होता है काल क्रम के हिसाब से। एक होती है वर्णानुक्रम पद्धति, ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति। तो इस पद्धति को अगर कोई विद्वान हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय अगर इस शैली को या इस पद्धति को अपनाता है, तो वो वर्णों के नाम के वर्ण के हिसाब से जो कवि हैं या जो लेखक है उन्हीं को अरेंज करेगा या व्यवस्थित करेगा, आप ऐसे कह सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि साहित्य इतिहास लेखन पद्धति क्या होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास काफ़ी सारे लिखे गए। जैसे कि हम अकेले रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास उठाएं, जो उन्होंने लिखा हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, इस नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने।
और काफ़ी लोग उसका सहारा भी लेते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध भी रहा। और उन्होंने अपने उस हिंदी साहित्य के इतिहास में किस प्रकार से कवियों को विभाजित किया। तो आप अब समझ गए होंगे कि साहित्य इतिहास लेखन क्या है। मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना ही क्या कहलाता है, साहित्य इतिहास लेखन। और साहित्य इतिहास लेखन पद्धति का मतलब है कि उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसमें कौन सी पद्धति अपनाई, यानी कि कवियों को उन्होंने काल क्रम के हिसाब से व्यवस्थित किया या फिर नाम के वर्णों के हिसाब से व्यवस्थित किया। जैसे कि क वर्ण वाले व्यवस्थित किए तो इसमें कबीर एक साथ आ जाएगा, और कबीर के बाद क नाम से जितने भी हैं वो सारे कवि एक एक करके आ जाएंगे, जैसे अल्फाबेटिक क्रम में होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया, ये पद्धतियां अब आपको समझ में आ गई होंगी। अब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत कहाँ से हुई, किस दृष्टिकोण से सबसे पहले लिखे गए, फिर उसके बाद कैसे लिखे गए, फिर उसके बाद कैसे लिखे गए। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की। तो सबसे पहले यही कहूँगी कि वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उल्लेख ग्रंथ भक्ति काल से ही मिलने लगते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो परंपरा है वो भक्ति काल से ही मिलने लगते हैं। जैसे कि गोकुलनाथ कृत, गोकुलनाथ ने क्या लिखी थी, 84 वैष्णव की वार्ता। ये भक्ति काल की एक रचना है, 84 वैष्णव की वार्ता। ये ध्यान रखना है। अब इसमें 84 जो लेखक थे उनका जो इतिहास है, उनके बारे में, उनकी रचनाएं जो हैं या उनके बारे में इनमें संकलन है। 84 लोगों के बारे में, उनके साहित्य के बारे में, उन्होंने जो रचनाएं लिखी उनके बारे में, उनका जो भी कुछ था उनके बारे में 84 वैष्णव की वार्ता में 84 विद्वानों के बारे में हमें पता चलता है। और ये रचना किसने की थी, गोकुलनाथ कृत। तो अब आप देख रहे होंगे कि जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये तो अच्छा खासा नाम है। और इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये तो बहुत अच्छा इतिहास लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगर इसी प्रकार से दृष्टिकोण डालें तो पहला इतिहास आप उठा सकते हैं गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता। फिर गोकुलनाथ ने एक और लिखा था 252 वैष्णव की वार्ता। वार्ता का मतलब बातचीत, तो इसमें 252 लोगों के बारे में इन्होंने इकट्ठा किया। देखो कहीं ना कहीं इन्होंने जो कवि थे उनको इकट्ठा तो किया है ना, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में ये आ सकते हैं। शुरुआत में हम इन्हें बता सकते हैं, जो जैसे इसमें 84 लोगों के बारे में है तो इसमें 252 वैष्णव के बारे में है। ठीक है, ध्यान रखना है। ये गोकुल, ये रचनाएं पूछी जाती हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपसे पूछे कि हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से जो ग्रंथ है वो कब से मिलने शुरू हो गए थे, तो भक्ति काल से ही मिलने शुरू हो गए थे। तो इसमें गोकुलनाथ के द्वारा कौन से लिखे गए, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। तो आप जब ये पढ़ेंगे तो देखेंगे सबसे पहले एक इनका क्रम है। सबसे पहले वल्लभाचार्य, फिर गोकुलनाथ और फिर विठलनाथ आता है। ठीक इस प्रकार से ये 3 नाम प्रसिद्ध है, आप देखेंगे उसमें। तो इसमें एक में तो कुछ वल्लभाचार्यों के शिष्यों के नाम है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। एक में विठलनाथ के शिष्यों के नाम है। तो 252 वैष्णव की वार्ता और नाभादास कृत भक्तमाल, 3 रचनाएं भक्ति काल के अंदर लिखी गई जिसमें कुछ कवियों का संकलन देखने को मिलता है। तो गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता और नाभादास कृत भक्तमाल, इनमें कवियों का जो संकलन है वो मिलता है। किंतु कवियों का विवरण मात्र होने से इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता। अब आलोचकों का ये कहना है कि गोकुलनाथ जी ने केवल कवियों का विवरण दे दिया 84 वैष्णव की वार्ता में भी, और इसमें 252 लोगों की कवियों का विवरण दे दिया, तो हम इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं कह सकते। ठीक है, इतिहास ग्रंथ उसे ही कहेंगे जिसमें इतिहास के तत्व मिलेंगे।
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ 19वीं सदी में गारसा द तासीकृत इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी से माना जाता है। अब देखो, एक परंपरागत रूप से या तरीके से अगर माने तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? अगर इस प्रश्न में आपको पजल्ड नहीं होना है, दो तरीके के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक जॉर्ज ग्रियर्सन को लेकर और एक गारसा द तासी को लेकर। तो गारसा द तासी ने पहली बार हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रयास किया था। ठीक है, ये कि फ्रेंच में लिखा गया था। ये ध्यान रखना है, ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ कब हुआ? 19वीं शताब्दी में हुआ। किससे शुरुआत मानी जाती है? गारसा द तासी के। देखो, यहाँ पर ऐसा कुछ ना कहा गया है कि गारसा द तासी ने कौन से क्रम से लिखा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन पहला जो प्रयास है इतिहास लेखन की परंपरा का, वो गारसा द तासी द्वारा फ्रेंच भाषा में किया गया और इनके द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया उसका नाम है इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, और ये 1883 में लिखा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इतिहास यही लिखा गया था। इसमें कोई किसी प्रकार के विभाजन का प्रयास नहीं किया गया था। ये जब हम आगे काल विभाजन पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में बिल्कुल डिटेल से बताएंगे, लेकिन आप सिर्फ इतना ध्यान रखें, यहाँ पर हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो सूत्रपात है वो गारसा द तासी ने किया हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का। इनका ग्रंथ भी आपको याद रखना है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां मुख्य रूप से रही हैं। 4 हिंदी साहित्य का इतिहास जितने भी लेखकों ने लिखा, जितने भी विद्वानों ने लिखा, उन्होंने मुख्य रूप से 4 पद्धतियों को अपनाया। तो सबसे पहली पद्धति कौन सी है? वर्णानुक्रम पद्धति। कौन सी पद्धति है? वर्णानुक्रम पद्धति। यानी कि इसमें रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। अब गारसा द तासी ने, मान लो वो मैं इसका एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, पहले आपको ये समझा देती हूँ कि इसमें रचनाकारों का जो विवरण है, यानी कि जिस भी लेखक ने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया तो उसने क्या किया, वर्ण कौन से होते हैं आपके, ए से लेकर ग तक आप ले सकते हैं इसमें। यानी कि ए नाम से जितने भी लेखक थे, कवि थे, उनको लिया, फिर आ से लिया, ई से लिया, क से लिया, ख से लिया, ग से लिया। इस प्रकार क्रम से उन्होंने सारे कवियों का संग्रह जो है इकट्ठा कर दिया। अब आप ये कहेंगे कि क्या इन्हें इतिहास कह सकते हैं? अब वो तो बाद की बात है, हिंदी साहित्य का इतिहास आप किसे कहेंगे। ठीक है, इसमें रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कि तुलसीदास, चिंतामणि और केदारनाथ। अब आप देख रहे होंगे तुलसीदास जो है ये भक्ति काल का है, चिंतामणि रीति काल का कवि है, केदारनाथ ये प्रगतिवाद का कवि है। सिंह का भले ही भिन्न हो, केदारनाथ सिंह का समय भले ही भिन्न हो, किंतु इनका कर्म इस प्रकार होगा। सबसे पहले क आया है तो केदारनाथ सिंह आएगा, फिर च आएगा, उसके बाद फिर तय आएगा। आप समझ गए होंगे ना किस प्रकार से वर्णानुक्रम पद्धति में जब कोई भी हिंदी साहित्य का इतिहास वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा जाता है तो उसमें वर्णों के क्रम से कवियों को व्यवस्थित किया जाता है। जैसे आप ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। तो अगर जो कवि काल के हिसाब से करेगा तो काल के हिसाब से पहले तुलसीदास, फिर रीति काल को देखे, फिर चिंतामणि, और फिर क्या आएगा, केदारनाथ। लेकिन यहाँ पर वर्णानुक्रम पद्धति का बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना जाता है। अगर इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो जैसा इन लोगों ने लिखा इस प्रकार से वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया, ये इतिहास के दृष्टिकोण से संगत नहीं है, मतलब सही नहीं है, क्योंकि ये इतिहास लेखन नहीं शब्दकोश लेखन की तरह होगा। मतलब इसे हम एक इतिहास लेखन का ग्रंथ नहीं कह सकते, उसे एक शब्दकोश लेखन कह सकते हैं। और ऐसा प्रयास किन किन लोगों ने किया, अब आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं
हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि वर्णानुक्रम की पद्धति को किस किसने अपनाया, गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। जब आप काल विभाजन पढ़ेंगे तो सबसे पहला प्रयास गारसा दत्तासी का था, उसके बाद शिव सिंह सेंगर का था। तो यानी कि काल विभाजन का सबसे पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर जिनका नाम आता है, उन दोनों ने ही जो प्रयास किया हिंदी साहित्य को इतिहास को लिखने का, वह वर्णानुक्रम पद्धति पर किया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया। उसके बाद आता है कालानुक्रम पद्धति। तो ये मैंने आपको अच्छे से ही बता दिया था। कालानुक्रम पद्धति, इसमें रचनाओं का विवरण उनके काल यानी कि समय के क्रम से दिया जाता है। रचनाकार की तिथि को आधार बनाया जाता है। इसमें रचनाकार की जन्म तिथि के अनुसार मिलेंगे। अब वर्णानुक्रम में जैसे रचनाकार के नाम के पहले वर्ण के हिसाब से अरेंज किया गया था, और कालानुक्रम में क्या किया गया, रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाया जाता है। इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा जाता है, क्योंकि इस पद्धति में लिखे ग्रंथ भी वर्णानुक्रम पद्धति की तरह कवि व्रत संग्रह मात्र होते हैं। मतलब यहाँ पर भी आलोचकों ने ये कहा है कि इन्हें हम हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं कह सकते, इन्हें केवल कवि व्रत संग्रह कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों आपको समझ गए होंगे। और इस प्रकार का प्रयास किस किसने किया, तो तीसरे नंबर पर नाम आता है, जब आप काल विभाजन क्रम से पढ़ेंगे तो तीसरे नंबर पर नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और चौथे नंबर पर नाम आता है मिश्र बंधुओं ने। यानी कि शुरू के दो गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रम इतिहास लेखन की पद्धति को अपनाया। वही प्रश्न वहां से पूछा जाएगा। दूसरे नंबर पर जिस पद्धति को अपनाया, इसको कालानुक्रम पद्धति को, तो वो कौन कौन से थे, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा 1913 में, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1883, 88 और इनका है ग्रंथ, इन्होंने जो है तीनों ने लिखा कालानुक्रम पद्धति को अपनाया। ठीक है, और यद्यपि ग्रियर्सन में विधेयवादी पद्धति के कुछ आरंभिक सूत्र भी मिलने लगते हैं। तो आपको सिर्फ आपसे प्रश्न यही पूछा जाएगा कि जो वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाने वाले लेखक कौन कौन से थे, तो गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर थे। और कालानुक्रम पद्धति को किसने अपनाया, तो जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ में कालानुक्रम पद्धति को अपनाया। ठीक है, इसका है जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नानुकुलर एंड द हिंदुस्तान। ठीक है, तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित ग्रंथ है। ये ग्रंथों के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद आती है तीसरी पद्धति, और तीसरी पद्धति का नाम है वैज्ञानिक पद्धति। अब इस पद्धति के अंदर क्या है, इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर, निरपेक्ष एवं तटस्थ का मतलब एक जगह पर टिक कर, ना तो उन्होंने उस पक्ष को अपनाया ना उस पक्ष को अपनाया। निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन की नहीं बल्कि उनकी व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग करता है। अतः इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ, केवल कवि और उनकी रचनाओं को इकट्ठा करना ही हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं कहलाता। कि किसी ने, मान लो मैं हूँ, मैंने कवि इकट्ठे कर लिए, हजारे सारे कवि इकट्ठे कर लिए और उनकी रचनाएं इकट्ठी कर ली, और मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिख दिया कि ये कवि है, इसकी ये रचनाएं हैं, ये कवि है, इसकी ये रचनाएं हैं। तो यहाँ पर जो विद्वान आलोचक है वो ये कहते हैं कि इस प्रकार के इतिहास को हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं कह सकते, केवल वृत्त संग्रह कह सकते हैं और शब्दकोश कह सकते हैं। क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास वही कहलाएगा जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के लक्षण पाए जाएंगे। इसका मतलब कहने का ये है कि जितने भी कवियों ने जितनी रचनाएं लिखी, उन रचनाओं की व्याख्या भी होनी चाहिए, उनके बारे में भी बताया जाना चाहिए, उनका विश्लेषण होना चाहिए कि किस प्रकार से इनको और इनकी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। तो कुछ इस प्रकार से, मतलब संश्लेषण की जरूरत नहीं है, संश्लेषण के साथ उसका विश्लेषण भी होना चाहिए और उन रचनाओं की व्याख्या भी होनी चाहिए, तभी हम उस हिंदी इतिहास को हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं। तो इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना गया।
यानी कि अब तक की जो 3 पद्धतियां थी, इनको विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां स्वीकार नहीं किया। तो अब आप ये प्रश्न मन में उठ रहा होगा, तो फिर हिंदी साहित्य के इतिहास की पद्धति कौन सी है? तो अब चौथी पद्धति हमारे पास आती है विधेयवादी पद्धति, और इसका जो जनक है ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। तो विधेयवादी प्रवृत्ति के जनक कौन है? ये फ्रेंच के एक विद्वान थे, तेन, इनको माना जाता है, ये आपको ने ध्यान रखना है। तो फ्रेंच विद्वान तेन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। तेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया। वो 3 शब्द कौन से हैं? अब आपसे ही पूछ ले कि तेन ने कौन से 3 शब्द दिए जो हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहला शब्द है जाति, फिर वातावरण और क्षण विशेष। क्षण विशेष का मतलब उसका समय से है, और वातावरण का मतलब उस काल की जो प्रवृत्तियां हैं उनसे है, और जाति का मतलब है उसकी विषय वस्तु, उसकी कथा वस्तु किस समय से जुड़ी हुई है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं कि उस समय क्या परंपराएं थी, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण कैसा था, जिस वातावरण में वो रचनाएं लिखी जा रही थी, सामयिक परिस्थितियां यानी कि तात्कालीन जो परिस्थितियां थी का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। तो विधेयवादी पद्धति ये डिमांड करती है, जो विद्वान तेन थे उन्होंने ये कहा कि विधेय पद्धति जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की सबसे बेस्ट पद्धति है, और उस पद्धति में 3 बातों पर ध्यान रखा जाता है, जाति, वातावरण और क्षण विशेष। यानी कि इनको हम इससे समझ सकते हैं कि किन जातीय परंपराओं में रहकर वो लिखी जा रही है रचना, और वातावरण यानी कि उस समय का राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण कैसा था, और क्षण विशेष मतलब तात्कालीन क्या परिस्थितियां थी, वो सब का भी विस्तार से व्याख्या होनी चाहिए और विश्लेषण होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कवि, उनकी रचनाएं और उनके साथ साथ जाति, वातावरण और क्षण विशेष का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए, तभी हम उसे हिंदी साहित्य का इतिहास कह सकते हैं। इसे इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट एवं विकसित पद्धति माना गया है। प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे पूछ ले कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा व्यापक, स्पष्ट एवं विकसित पद्धति है? तो वो है विधेयवादी पद्धति। और विधेयवादी पद्धति में क्या है, मैंने आपको बताया, कवि, उनकी रचनाएं, जाति, वातावरण, क्षण विशेष आदि का ध्यान रखकर जो हिंदी साहित्य इतिहास लिखा जाता है वो विधेयवादी पद्धति के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो अब हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने हिंदी साहित्य इतिहास लिखते समय विधेयवादी पद्धति को अपनाया? तो वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, उसके बाद बच्चन सिंह आदि प्रख्यात साहित्य इतिहासकारों ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। ये तथ्य उनके निम्नलिखित उद्धरणों से स्पष्ट होते हैं। तो इन्होंने क्या क्या उद्धरण दिए, कथन दिए, रामचंद्र शुक्ल जी का क्या मानना था, और ये पंक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनके कुछ शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये कथन पेपर में दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित कथन किसका है। तो इन्होंने क्या कहा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में इनका क्या कथन था कि प्रत्येक देश का जो साहित्य होता है वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी कि उस समाज के अंदर जो जनता की चित्तवृत्तियाँ हैं, यानी कि जनता का जैसा आचार व्यवहार है उसका प्रतिबिंब, उसका वो एक दर्पण सा दिखाता है हमें इतिहास। देखो अब हिस्ट्री है, मान लो हम आधुनिक हिस्ट्री पढ़ते हैं या मध्यकालीन हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमें ये पता चलता है, उसको पढ़कर ही हमारे दिमाग में उस समय का एक चित्र सा बनता है। हमने देखा तो नहीं। तो इसी प्रकार से एक हिंदी साहित्य का इतिहास भी है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बैठाना ही साहित्य कहलाता है। यानी कि आदि से अंत तक, यानी कि जब आप हिंदी साहित्य के इतिहास का शुरुआत कर रहे हैं लिखने की, तो आदि से लेकर और उस इतिहास के अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन
करना चाहिए, उनमें सामंजस्य बैठाते हुए लिखना चाहिए, तभी वो हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसा प्रयास भी किया। अब दूसरा कथन है आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी का। कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। मतलब हर कवि के साथ न्याय करना, ठीक है, कि उन्होंने किस प्रकार का इतिहास लिखा, किस प्रकार की रचनाएं लिखी। देखो इन्होंने क्या कहा है कि कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, कि दुनिया में ईश्वर ने कौन कौन से काम किए, उन और कौन सा न्याय है, कौन सा उचित है, कौन सा अनुचित है, तो साहित्य के इतिहासकारों का भी ये काम है कि वो कवि के कामों के इतिहास की भी विकास प्रक्रिया को न्यायोचित दिखा सके। तो ये कथन था आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी का। और आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने बहुत अच्छे से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाने का पूरा प्रयास किया है, तो कमेंट करके बताएं। तो सबसे पहले यही कहूँगी कि इस वीडियो के लाइक बहुत ज़्यादा होने चाहिए। अगर चैनल पर आप नए हैं, बिना सब्सक्राइब किए आप देख रहे हैं, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आज की हमारी क्लास नंबर जो 3 है वो यहीं पर संपूर्ण होती है। ठीक है।